जय हिंद साथियों। खुशी का माहौल आ गया है उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे थे। नोटिफिकेशन आउट हो गया है और परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भी डाले जाने शुरू हो गए हैं। तो अब आपके लिए बहुत मन लगा के पढ़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब टारगेट सामने होता है तो उसे अचीव करने के लिए जो काम करना होता है या पढ़ना होता है वो और अच्छे से हो पाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी हमें इस फॉर्म को भरने के लिए, अगर कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई करते रह जाएं और आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए। तो आइए हम देख लेते हैं क्या क्या होगा इसमें। तो अगर हम बात करते हैं कि पद कितने हैं हमारे, पद इसमें हो जाएंगे आपके 40 पद हो जाएंगे, 4543। कितने पद हैं कुल? 4543 पद हैं, जिसमें जर्नल के लिए कितने पद हैं? 1705। ये क्या है? श्रेणी दिया है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, मतलब क्या होता है? सिविल पुलिस के लिए कितना है? जर्नल के लिए आपका है 1705, ईडब्ल्यूएस के लिए है 422, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 1143 और अनुसूचित जाति एससी के लिए है 890, अनुसूचित जनजाति के लिए है 42 और कुल कितने हो गए? 4242। लेकिन हमने क्या कहा कि 4543 पद हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां देखेंगे कि प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का विवरण यहाँ नीचे दिया हुआ है। नीचे क्या दिया हुआ है कि अनारक्षित जर्नल के लिए 56 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 36 है, एससी कैटेगरी के लिए 28 है और अनुसूचित जाति एसटी के लिए कितना है? 2 और कुल मिलाकर हो गए 135। तो कुल कितने पद हो गए हमारे? 4543 पद हो गए। इतना आपको समझ में आ गया कि वैकेंसी कितनी है और किस श्रेणी में कितना वैकेंसी है। फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या हमें ध्यान देने योग्य बात है। फिर यहां बात करते हैं अनारक्षित में, ये क्या है? प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल। इसमें भी आपको दिया गया है कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है। जर्नल में 25 है, ईडब्ल्यूएस में 6 है और ओबीसी में 16 है, एससी में आपका 12 है और एसटी में आपका 1 है। तो ये आपका कैटेगरी हो जाएगा। फिर महिलाओं के लिए दिया गया है, क्या दिया गया है? महिलाओं के लिए दिया गया है कि अनारक्षित में 47 हैं, ईडब्ल्यूएस में 10 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 27 हैं, अनुसूचित जाति एससी में 21 है और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए कितना है? 1 है और कुल कितना है? 106। तो अगर हम कुल का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? कुल हमारी वैकेंसी आ जाएगी 4543, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसियां दी गई हैं आपको। इतना आपको क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि आवेदन की समय सारणी क्या है। आवेदन की समय सारणी है आपकी, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करने की तिथि 12/8/2025। क्या? 12 अगस्त 2025 से शुरुआत होगा और 11/9/2025 11 सितंबर 2025 को क्या है? अंतिम तिथि है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कब है? करने की तिथि 12/8/2025 से 11/9/2025 तक। कोई एक्स्ट्रा आपको डेट नहीं दिया गया है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि कितनी है? 12/8/2025 से 13/9/2025। आपको फीस जमा करने का कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया गया है कि मान लीजिए फॉर्म पड़ गया तो आपको फीस भी अलग से कोई डेट दे दिया गया कि आप 2 दिन बाद तक भर सकते हैं। जी नहीं, जितना जब फॉर्म बंद हो जाएगा तो फीस भी बंद हो जाएगा। ये समझ में आ गया। ओटीआर क्या है? अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर जरूर कराना है। ओटीआर बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहा गया है ओटीआर का डेट कब से चालू हो गया था? 31 जुलाई से ही चालू हो गया था। ओटीआर क्या है? 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है कि आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप क्या करेंगे? उसी बेस पे
अपना कभी भी यूपीपी का भर्ती आएगा उसमें आप फार्म भर सकते हैं। ये हो गया OTR। आवेदन शुल्क रखा गया है सामान्य, EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है 500 है। कितना है 500। और अनुसूचित जाति SC के लिए और ST के लिए कितना है 400 रुपया। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 100 रुपये का अंतर है। ये हमें समझ में आ गया कि सामान्य, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग 500 और SC ST कितना है 400 रुपया है। फिर बात करते हैं कि कौन फार्म भर सकता है। तो आप जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भर्ती के लिए तिब्बती शरणार्थी, ये सब उतना ध्यान देने योग्य बात नहीं है, ये क्या है शर्त है। फिर शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन करते समय विश्वविद्यालय से स्नातक क्या होना चाहिए, या आप BA किए हों या BCom किए हों या BSc किए हों, सबका क्या हो जाएगा फॉर्म पड़ जाएगा। ग्रेजुएशन स्नातक मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशन किया होना छात्र होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, जहां इंपॉर्टेंट बात हम क्या समझ रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बातों को हम समझ रहे हैं कि हमारा फॉर्म कैंसिल ना होने पाए, ताकि हमारा जो कि इतने मेहनत से हम पढ़ेंगे वो हमारा बर्बाद ना होने पाए। फिर बात करता है कि श्रेणी अधिकतम आयु सीमा तथा आयु सीमा में छूट तालिका, कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितने एज वाले भर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे अधिकतम आयु सीमा में छूट, ये छूट के साथ दिया गया है। सामान्य श्रेणी का है 3 वर्ष। ये सामान्य श्रेणी वाले कब से कितना भर सकते हैं, देखिए छूट सबको 3 साल मिला है, छूट सबको 3 साल मिला है। तो अगर सामान्य के लिए 21 से 28 होता था तो उनका क्या कितना हो जाएगा 28 3 31, 21 से 31 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि कितने एज से कितने एज के अंदर वाले भर सकते हैं। तो सामान्य श्रेणी का अगर वह व्यक्ति होगा तो 2/7/1994, 2/7/1994 से 1/7/2004 के बीच में वह होगा तो उसका फॉर्म पड़ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है, उपनिरीक्षक नागरिक सिविल पुलिस के लिए। लेकिन अगर प्लाटून कमांडर PSC की बात करें तो 1/7/1994 से 1/7/2004 तक, ये भी एज सेम है। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति की SC कैटेगरी के लिए। SC को कितना छूट मिलता है, 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। 5 वर्ष ये है और 3 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इसमें कितना है कि 2/7/1989 से 2/7/1989 से 1/7/2004 के बीच में उनका एज होना चाहिए, उनका फॉर्म पड़ जाएगा। यही बात इसमें भी है, 1/7/1989 से 2004 तक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, ये क्या है ST कैटेगरी से जो आते हैं उनका 2/7/1989 से कहाँ तक होगा 1/7/2004 तक। वही इसमें भी है, इसमें 2/7/1989 है, इसमें क्या है 1/7/1989 से 1/7/2004 तक। ये कौन थे जिनका फॉर्म पड़ेगा और कितना एज होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, आगे हमारा क्या आ जाता है OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है कि 2/7/1989 से 2/7/1989 से 1/7/2004 तक होना चाहिए किसका, OBC का। OBC का कितना होना चाहिए 2/7/1989 से 1/7/2004, ये क्या है सिविल पुलिस के लिए है। फिर बात करें कि प्लाटून कमांडर PSC के लिए भी वही है 1/7/1989 से 1/7/2004 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई, ये तो हो गया जर्नल बातें कि ऐसे सब होते हैं, लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, ये कितना रहेगा 2/7/1989 से 1/7/2004। लगभग सबका एज समान है, सिर्फ क्या है जर्नल वालों को कितना दिया गया है 1994 से 2004, और सबको क्या है समान ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट बातें क्या है। वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वस्थता, मतलब कि वह व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। आगे क्या है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है।
भर्ती की प्रक्रिया प्लाटून कमांडर, ठीक है। अब आ जाते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा कितने अंकों का होगा? तो 400 अंकों का लिखित परीक्षा होगा। कितने अंकों का होगा? 400 अंकों का होगा। और इसमें 4 सेक्शन होंगे। कौन कौन से? हिंदी, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा जिसको रीजनिंग कहते हैं, सॉरी इसको क्या कहते हैं? मैथ। और इसमें क्या आएगा? मानसिक योग्यता, मतलब मानसिक अभिरुचि भी आएगा, जो कि पहले नहीं था। फिर बात करते हैं रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। मैथ में क्या हो गया? इस बार रीजनिंग को भी शामिल कर दिया है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो जाएगा। अब जब सवाल पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ये एग्जाम में पेपर आने के बाद पता चलेगा। 40 प्रश्न आएंगे सभी सेक्शन से, 40 प्रश्न, और सभी कितने होंगे? 100 अंक के होंगे। 100 अंक, इसका मतलब क्या हुआ कि 40 गुणा 2.5, 40 गुणा 2.5 बराबर कितना होता है? 100। एक क्वेश्चन के कितने नंबर हैं? 2.5 नंबर हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 2021 में जब पेपर हुआ था तो ऑनलाइन मोड था, ऑनलाइन पेपर हुआ था, लेकिन OMR का मतलब हो गया ऑफलाइन। ये क्या है? ऑफलाइन पेपर होने वाला है इस बार। क्या होगा? ऑफलाइन पेपर होगा और आपको OMR में भरना है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें मेरिट कैसे बनता है, मेरिट कैसे बनता है, तो आपको हर सेक्शन में 100 में से कितना लाना है? 35% अंक लाना है। कितना? 35% अंक लाना है, 35% अंक लाना है। लेकिन अगर कुल की बात करें तो कितना लाना है? 50%। 50%। इसका मतलब क्या हो गया कि हर पेपर में 100 में से 35 नंबर लाना है, और कुल कितना लाना है? 200 नंबर। 200 नंबर। ओवरऑल कट ऑफ कितना होना चाहिए? 200 नंबर। और सब सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए? 35 नंबर होना चाहिए। तब आप मेरिट लिस्ट कुछ भी बने, मेरिट लिस्ट कुछ भी बने, इतना आपका अंक होना चाहिए। एक विषय में 35% और ओवरऑल कितना? 200 नंबर। ठीक है। फिर बात करते हैं, इतना आपको क्लियर होता जा रहा है। 2 घंटे की समय सीमा होगी, जिसको मिनट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिनट होगा। कुल संख्या, प्रश्नों की कुल संख्या होगी 160। कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 160। और एक सेक्शन में 40 प्रश्न होंगे। यहां दिया लिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे। OMR पत्र उत्तर पत्रक पर होगी, मतलब कि ऑफलाइन होगी। इतना हम आपको बता दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए है। हिंदी विषय को छोड़कर अन्य सभी के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। कैसे प्रश्न आएंगे आपके? अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। शारीरिक मानक परीक्षण कितना होना चाहिए कि इसको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा? तो ऊंचाई हमारी कितनी होनी चाहिए? सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना? 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर किसके लिए है? जनरल के लिए है, OBC के लिए है और SC के लिए है। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए कितना है? 160। 160 ये किसके लिए है? ST के लिए। 168 किसके लिए है? जनरल, EWS, OBC और SC, और ST के लिए 160 है। सीना कितना है? सीने की अगर हम बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति SC के लिए है 79 सेंटीमीटर, और जिसमें 5 ये बिना फुलाव है। 5 सेंटीमीटर फुलाना रहेगा, चाहे आपका 90 सेंटीमीटर सीना रहेगा, लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही है। और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित देखिए 79 है, वहां से 5 फुलाएंगे कितना हो जाएगा? 84। अगर 90 रहेगा नॉर्मल तो फुलाने पे 95 होना चाहिए। फिर बात करते हैं ST कैटेगरी के लिए कितना है? ST कैटेगरी के लिए 77 है,
नॉर्मल बिना फुलाए और 82 कितना होना चाहिए फुलाए हुए। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही है। यहाँ देखिए लिखा है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। फिर महिलाओं के लिए बात करते हैं। महिलाओं के लिए क्या होगा, सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और एससी कैटेगरी के लिए ऊंचाई कितनी है 152 सेंटीमीटर, एसटी के लिए है 147 सेंटीमीटर और महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 40 किलोग्राम न्यूनतम वजन उनका होना चाहिए। कितना वजन होना चाहिए उनका, 40 किलोग्राम। ये हो गया आपकी जरूरी बातें। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर शारीरिक दक्षता, वो क्या था, मानक था एक, कौन फार्म भरेगा और फार्म भरने के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपका आएगा शारीरिक दक्षता। इसमें आपको दौड़ना रहेगा तो 4.8 किलोमीटर का मतलब होता है 4800 मीटर। आपको पुरुष अगर हैं तो कितना दौड़ना पड़ेगा, 28 मिनट में 4800 मीटर। ये सबके लिए है, कोई इसमें डिफाइन नहीं है कि एसटी एससी के लिए कम होगा। ये क्या है, पुरुष के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर मतलब 2400 मीटर आपको दौड़ना है 16 मिनट में। तो अगर पुरुष हैं तो 4800 मीटर 28 मिनट में और अगर महिला हैं तो 2400 मीटर 16 मिनट में। ये भी क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची ये बोर्ड निर्धारित करेगा। फिर और हमारे लिए क्या बात है, हमारे जानने योग्य बात क्या है, लंबवत आरक्षण। ये आरक्षण किसको किसको मिलेगा ये आपको दिया गया है। ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है फार्म भरने के नजरिए से। फार्म आपका गलत नहीं होना चाहिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। अब यहां देखिए दिया हुआ है, विभिन्न आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, यही है। ये अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र कहां से कहां तक होना चाहिए, 11/9/2025 के पहले होना चाहिए। बना कभी का भी हो सकता है, 11/9/2025 के पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। किसके लिए है, अनुसूचित जाति मतलब कि एससी के लिए। फिर बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए भी वही है, 11/9/2025 से पहले का होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, एसटी के लिए होना चाहिए। इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी, सबका 11 फॉर्म पड़ेगा तो 11/9/2025 के पहले का ही बना होगा। बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए। ओबीसी का हमें कहां तक दिया हुआ, इसका समय निर्धारित किया कि 1/4/2025 का मतलब होता है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और 11/9/2025 के पहले का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद और 11 अगस्त 2025 के पहले का होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग का क्या है, यही है 1 अप्रैल 2025 के बाद और 11 अगस्त 2025 के पहले का होना चाहिए। फिर ये अन्य भी बात दी गई हैं जो कि इसमें कोई ये तय सीमा नहीं है, 11/9/2025 के पहले इनका होना चाहिए, आप सब देख लीजिएगा। ठीक है, और अन्य बातें देखने योग्य हैं क्या हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जाति प्रमाण पत्र अगर आपका थोड़ा सा भी डेट के अनुकूल न हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ओटीआर पर पंजीकरण करेंगे। पहले तो आप ओटीआर करना पड़ेगा। ये कहाँ होगा, यूपीपीआरपीबी की वेबसाइट पर जाकर आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक ओटीआर करते समय आपको एक यूनिक ईमेल आईडी होनी चाहिए, यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वह अपरिवर्तनीय हो, गायब न हो। ठीक है, सत्यापन हेतु आप डिजिलॉकर का प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत विवरणों को भरेंगे, सत्यापन के उपरांत व्यक्तिगत विवरण को भरेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, कैप्चा। ठीक है, भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा, आधार अथवा डिजिलॉकर से हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। फिर फोटोग्राफ के लिए अगर हम बात करें कि फोटो कैसा होना चाहिए,
आवेदन भरते समय तो फोटोग्राफ है तो अन्य कोई उपकरण आवेदन भरने के लिए ले सकते हैं। फोटोग्राफ दौरान अभ्यर्थी टोपी पहने नहीं होना चाहिए, टोपी पहने नहीं होना चाहिए। चेहरा अन्य किसी भी चीज से ढका नहीं होना चाहिए। आंखों पर चश्मा धारण किया जाता है उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ, समझिए कि चश्मा लगाइए ही मत, चश्मा मत लगाइए क्योंकि आंख दिखने का शर्त है तो हम क्यों चश्मा लगाएंगे। फोटो धुंधली नहीं होनी चाहिए और फोटो पर अत्यधिक चमक नहीं होना चाहिए। ये सब आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है। फिर बात करते हैं फोटोग्राफ अपलोड करते समय वर्दी धारित नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का वर्दी व पहना नहीं होना चाहिए। फिर फोटोग्राफ मैच नहीं होता है, फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता है तो अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा भरना अनिवार्य होगा। मान लीजिए आपका आधार कार्ड का फोटो आपके फोटो से मैच नहीं होता है तो वहां परीक्षा सेंटर पर एक आवेदन भरा दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर हस्ताक्षर कैसा होना चाहिए, सफेद कागज पर क्याले स्याही वाले बॉल पेन से। ये आकार जो दिया हुआ है ये अपना सिस्टम ले लेगा। सिस्टम अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो सिस्टम उठाएगा नहीं, तो ये सब उतना मायने नहीं रखता। फाइल का साइज इतना से इतना होना चाहिए, वो सिस्टम अपना ले लेगा। पदों की वरीयता का चयन, पुरुष अभ्यर्थी है तो वरीयता का ये हो गया उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर और प्लाटून कमांडर विशेष परीक्षा में जब आप क्या करेंगे फॉर्म भरेंगे तो आप वरीयता क्रम देंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए भी दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क की बात करें हम, ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान आप किसी तरह से यूपीआई या नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। फिर क्या है, भर्ती हेल्पलाइन नंबर हो गया, ये हो गया भर्ती से संबंधित निर्देश। और यहां क्या कह रहा कि बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अभ्यर्थी की पात्रता, सबसे जरूरी बात है कि भर्ती की पात्रता आवेदन पत्रों के स्वीकार अथवा अस्वीकार करने में मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन में परीक्षा केंद्रों के आवंटन संबंधी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अगर उसने बोर्ड ने आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया तो आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म कैंसिल क्यों हुआ, जब हो गया तो हो गया। ठीक है, ये आपको लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है कि पूछेगा क्या क्या। ऊपर हम जान चुके हैं कि 40, 40, 40, 40 4 सेक्शन से 40 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 100 अंक के होंगे। कुल अंक हो जाएंगे 400 और कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 160। पूछेगा क्या आपको यहाँ जो पूछेगा उनका सिलेबस दिया हुआ है, सामान्य हिंदी से आएगा, ये उनका सिलेबस है सामान्य हिंदी का। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से आपका ये पूछेगा, ये आप सिलेबस देख लीजिएगा या आप ये क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हाँ यही पूछेगा। हिंदी का हो गया, फिर हम मौका दे रहे हैं, ये क्या हो गया, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान का हो गया। ठीक है, फिर ये क्या है, ये संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा का हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धता परीक्षा, तार्किक परीक्षा का हो गया, ये हो गया। फिर ये आपका गाइडलाइन हो गया। ये थे हमारे जो कि महत्वपूर्ण बात जो कि फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, और सिलेबस भी आपको पता चल गया। तो ये है हमारे आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।